तो क्यों ना इस बार कुछ कूल इंट्रो किया जाए और इंट्रो के अंदर ही तुम्हें बता दिया जाए कि रूरल डेवलपमेंट जैसा चैप्टर बोलना क्या चाहता है। अब क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज थे कि बाबा जी चैप्टर्स अनइवन तरीके से क्यों आ रहे हैं। स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट, जिसने मेरे वीडियोस प्लेलिस्ट के थ्रू लगातार देख लिए वही समझ सकता है कि कौन सा वीडियो क्यों पहले था, क्योंकि मैं एम्प्लॉयमेंट रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड बता चुका हूं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर बता चुका हूं। तुम लोगों के लिए रूरल डेवलपमेंट समझना अब बहुत आसान हो चुका है। ये स्पेसिफिक चैप्टर, तुम्हें इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो रूरल डेवलपमेंट क्या है? कंटिन्यूअस और कॉम्प्रहेंसिव, यानी एक तो कंटिन्यूअस ग्रोथ होनी चाहिए या डेवलपमेंट होना चाहिए, और कॉम्प्रहेंसिव का मतलब है डिटेल्ड सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस है ये। यानी जब भी मैं रूरल डेवलपमेंट की बात करूंगा या जब भी मैं ये बताऊंगा कि हाँ भैया रूरल एरियाज को भी डेवलप किया जा रहा है, तो उसके अंदर मैं बताऊंगा कि एक कंटिन्यूअस एफर्ट है, एट द सेम टाइम कॉम्प्रहेंसिव डिटेल्ड एफर्ट है। सोशियो इकोनॉमिक का अगर मैं तुम्हें मतलब बताऊं तो सोशल मतलब कल्चरल बेसिस पे डेवलप होना और इकोनॉमिक मतलब मॉनेटरी बेसिस पे डेवलप होना, इंप्रूविंग द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ। तुम्हारा कोशिश या तुम्हारी कोशिश ये होना चाहिए कि जो रूरल लाइफ है तुम्हारी, जो बेसिक लाइफस्टाइल देखने को मिलती है, जहां पे हमें मैक्सिमम पॉवर्टी या बुरी हालात देखने को मिलते हैं, वो सारे इंप्रूव होना चाहिए बोथ एस्पेक्ट में, किसी भी एक एस्पेक्ट में नहीं। तो इसी थॉट के साथ कि कंटिन्यूअस और कॉम्प्रहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस है रूरल डेवलपमेंट, जिससे हर तरीके का एस्पेक्ट रूरल लाइफ का इंप्रूव हो जाए, उसी थॉट के साथ शुरू करते हैं। कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस, सबको एक साथ किया। अब अगर आप मुझसे पूछना चाहें कि प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट कैसे होता है, यानी अगर मैं पूरे रूरल एरियाज के विकास की बात करूं, डेवलपमेंट के विकास नहीं मेरे भाइयों, डेवलपमेंट की बात कर लूं, तो आखिर मैं बोलना क्या चाहता हूं? बात सिंपल सी है। देखो भाई, हम यहां पे बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए सबसे पहले। किसी भी देश का भविष्य उसके ह्यूमन रिसोर्स में टिका हुआ है, क्योंकि कैपिटल एसेट्स तो बाद में भी बिल्डअप हो सकते हैं अगर आपके पास ह्यूमन रिसोर्स काफी अच्छा है तो ये कैसे होगा? सबसे पहली चीज, लिटरेसी पे ध्यान दीजिए, एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिटरेट होने से काम हो जाता है, वेल एजुकेटेड होना भी ना। लिटरेसी और एजुकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। एजुकेशन इज ऑल्सो अबाउट अवेयरनेस एज वेल। सेम बात आती है स्किल डेवलपमेंट की। जरूरी नहीं है कि आप एजुकेटेड एक सेगमेंट में ही हो, आपके पास अगर स्किल्स और क्रिएटिविटी है तो वो भी मैटर करती है, वो भी डेवलप होना चाहिए। एट द सेम टाइम बेटर हेल्थ फैसिलिटीज आर ऑल्सो मैंडेटरी, क्योंकि हम ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं, और जब इंसान फिट ही नहीं होगा तो आप भी जानते हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। फिर आ जाते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मैंने पहले क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर करा दिया था, शायद अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप क्वेश्चन कम करेंगे कि बाबा जी ऐसे कैसे चल रहे थे। रीजन सिंपल सा है, यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है। एक रूरल एरिया का बंदा सबसे पहली चीज जो डिमांड करता है वो है क्रेडिट फैसिलिटीज, यानी उसके पास एटलीस्ट लोन की फैसिलिटी होना चाहिए, सो दैट अगर वो अपने आप को डेवलप करने के बारे में सोच भी रहा है तो उसके पास फाइनेंस अवेलेबल है। जब ये उसकी बेसिक नेसेसिटी फुलफिल हो जाती है तब वो ध्यान देना चालू होता है मार्केटिंग पे। मार्केटिंग का मतलब वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है या बेसिकली वो उन चीजों में इन्वॉल्व है जो रूरल एरियाज तक ही लिमिटेड है या रूरल एरिया में ही वो वर्क कर रहा है। मार्केटिंग, प्रमोशन, अवेयरनेस फैलाती है, जिसके कारण ओवरऑल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। छोटा सा पॉइंट है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, लेकिन सोच के देखो, अगर किसी किसान को उसके एग्रीकल्चरल या प्रोड्यूस जो है या क्रॉप्स जो हैं उस पर आप मार्केटिंग दे दो सरकार के तौर पे, तो उसके लिए तो वही सब कुछ है ना। और फाइनली अगर वो लास्ट चीज कोई मांगेगा तो वो ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन उसको किस तरह से हेल्प करेगा? अर्बन एरिया से कनेक्ट करने में, बिकॉज वो जानता है कि जो उसने प्रोड्यूस किया है वो उसे मार्केट में सेल आउट करना है, और तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं है। बस बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और चीज है, एग्रीकल्चर रिसर्च भी उतना ही जरूरी है। जैसा मैं बता रहा था मार्केटिंग वगैरह यानी अवेयरनेस फैलाना, यह चीज वही बोलता है कि अगर आप अवेयरनेस फैलाना चालू करेंगे, रिसर्च वर्क करना चालू करेंगे रूरल एरियाज में जाके, तो ऑब्वियसली वहां का डेवलपमेंट होना चालू होगा। हम नहीं कह रहे कि एग्रीकल्चर सेक्टर को टर्शरी सेक्टर में शिफ्ट कर दो, मतलब प्राइमरी को सीधे टर्शरी पे ले आओ, बिल्कुल नहीं। हमारा कहना यह है कि अगर कुछ रूरल एरियाज हैविली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, तो एटलीस्ट इसके थ्रू आप उसको डेवलप तो कर सकते हो। रिसर्च करो और डेवलप करो। तीसरा पॉइंट इसके अंदर आता है लैंड रिफॉर्म्स, कि एक्चुअल टाइलर्स ऑफ द सॉइल जो है वो उनको एडवांटेज मिलना चाहिए। ये मैं आपको बेसिक बता भी चुका हूं चैप्टर 1 के अंदर।
तो ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है अगर आप रूरल डेवलपमेंट करना चाहते हैं कि वो लोग जो वाकई में मेहनत करते हैं, जो बेचारे दिन रात लगा देते हैं क्रॉप को प्रोड्यूस करने में, बेनिफिट भी उनको मिलना चाहिए, प्लस वो जो प्रॉपर्टी है या जो लैंड है वो भी उनके पास जाना चाहिए। देन एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, आपका सबसे बेसिक काम है पॉवर्टी को खत्म करना, जिससे रिलेटेड मैंने आपको सेकंड पॉइंट के अंदर भी बताया था कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो तो भैया किसानों को क्रेडिट देना चालू कर दो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, ऑटोमेटिकली पॉवर्टी जो है वो एलिवेट होना चालू हो जाएगी, खत्म होना चालू हो जाएगी। और लास्ट, डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, अगेन ये एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर से उठाया हुआ पॉइंट है, जिसके अंदर क्लियरली बोला गया है, बाबा जी का फ्लेवर लग रहा है, ध्यान देना, कि अगर आप प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को डेवलप करने लगोगे, यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोड्यूस करना चालू कर दोगे, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ऑब्वियसली आपका रूरल डेवलपमेंट तैयार हो जाएगा या चालू हो जाएगा। मतलब प्रोडक्टिव रिसोर्सेज यहां पे कुछ और नहीं बता रहा, बस यही बता रहा है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं, वो कुछ आपको करके दे सकते हैं, एडवांटेज ले सकते हो। भारत सरकार की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, तो वो तभी मिल पाएगा ना जब आप इनको एजुकेट करेंगे, लिटरेट करेंगे। और ये एम्प्लॉयमेंट चैप्टर खासे तरीके से बताता है। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि यहां पे तुम्हें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर तुमने सिर्फ ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जहां से रूरल क्रेडिट मिलता है उसको भी याद कर लिया, ओ सॉरी यार मैंने रूरल क्रेडिट तो बताया नहीं, होता क्या है? तो रूरल क्रेडिट कुछ नहीं है, जब आप गांव में जाके किसी से उधारी लेते हैं तो उसको रूरल क्रेडिट कह दिया जाता है। मेरे ह्यूमैनिटीज वाले भाइयों के लिए स्पेशली है, क्रेडिट मतलब उधारी। तो गांव में जाके उधारी लेना रूरल क्रेडिट है। तो दो तरह के सोर्सेज हैं आपके पास उधार लेने के, एक तो हो गया नॉन इंस्टीट्यूशनल, ये कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये बस बिचौलिए कहते हैं इन्हें हम, मिडिल मैन आप अंग्रेजी में कहते हैं, हम हिंदी में बिचौलिए कहते हैं। ये मिडिल मैन है और ये इंस्टीट्यूशंस हैं और ये पिताजी हैं, भगवान मतलब वो इंस्टीट्यूशनल ही है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल में भी भगवान है, इसलिए वो ऊपर लिखे हुए हैं, बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आ जाते हैं यहां पे। तो जितने भी लोग इनको डिटेल में याद कर रहे हैं, भाई क्यों टाइम पास कर रहे हो यार, बहुत कुछ है याद करने के लिए। आपको पता होना चाहिए मनी लेंडर्स होते थे, पुश्तैनी तरीके से चले आ रहे हैं, सेठ साहूकार जो पैसा दिया करते थे, रिलेटिव रिश्तेदारों से पैसे मांगना, समझ ही गए होगे, उसमें कुछ नहीं है। ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स, कुछ कमीशन लेकर जो पैसे दे देते हैं वो ये हो गए। और रिच लैंडलॉर्ड्स जिनके पास अच्छी खासी खेती है वगैरह वगैरह, वो बोलते हैं कि तुम हमें लगान दे दो, नहीं तो बाद में लोन इंटरेस्ट के साथ चुका देना, ₹1,00,000 का लोन ले लो 250% इंटरेस्ट पे। और होता था ऐसा, 250% इंटरेस्ट लगता था, अगर मजाक लग रहा है तो ऐसा नहीं था। तो भैया ये हो गया, लेकिन इसमें तुम्हें याद नहीं करना, क्योंकि अगर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज आते हैं तो तुम्हें सिर्फ नाम पता होना चाहिए, ये 4। असल काम चालू होगा यहां से, जिसमें सबसे पहला आता है कोऑपरेटिव क्रेडिट्स। तो अगर कोई आपसे पूछ ले, अगर इन केस पूछ ले कि ऐसे कौन लोग हैं जिनने जिम्मा उठाया हुआ है कि ये बेचारे गरीब किसानों को हमें निकालना है उन लोगों के हाथों से या शिकंजे से जिन लोगों ने इनको लूट के रखा हुआ है, तो वो हमारे भाई साहब हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट। कुछ नहीं है, लोगों ने मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप बना ली है और वो एक दूसरे को उधार देते रहते हैं जिसको जब जरूरत पड़ जाए। हाँ, इसमें लमसम वैल्यू नहीं होती है, लेकिन छोटे मोटे खर्चे जो हैं वो निकल जाते हैं। बड़े बड़े एसेट्स नहीं खरीद सकते इससे, लेकिन छोटे मोटे काम कोऑपरेटिव क्रेडिट से हो सकते हैं। मतलब एक किसान यहां दूसरे किसान की मदद कर रहा है, जिसके पास ज्यादा पैसा जमा करके रखा हुआ है वो उसने उसको दे दिया जो अभी नीडी है। फिर आ जाता है अपने प्रॉपर्टी को या लैंड को गिरवी रखना, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। इनका काम कुछ नहीं है, ये किसान इनके पास जाएगा, अपनी जमीन गिरवी रखेगा, मॉर्टगेज रखेगा अंग्रेजी में बोला जाए तो, और ये बैंक्स जो हैं ऑफिशियली लीगली उनको लोन दे देंगे विद अ नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। और कई बार तो ये बैंक्स लोन भी माफ कर देते हैं और किसानों को एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं। लैंड डेवलपमेंट बैंक का सिर्फ एक काम है भाइयों और बंधुओं, सिर्फ एक फाइनेंशियल सपोर्ट देना, ताकि फार्मर्स जो हैं वो पुराने लोन चुका सके अगर उसके पास कोई उधारी है, या फिर वो एसेट्स बिल्डअप कर सके, या फिर खेती किसानी में पैसा लगा सके, सिर्फ अपने लैंड को मॉर्टगेज रख के। और कभी ना डरे कि उसका जो मॉर्टगेज लैंड रखा हुआ है जिसपे वो एग्जैक्टली काम कर रहा है भैया, वो उसका कहीं से डूब सकता है, क्योंकि ये बैंक्स हर तरह का फाइनेंशियल असिस्टेंस एज वेल एज सपोर्ट देते हैं, एजुकेट भी करते हैं कि आप अपने पैसे को कैसे यूज कर सकते हैं और किसान कैसे आगे बढ़ सकता है। तो बेसिकली ये जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं, इनका काम है किसानों को आगे बढ़ाना, ना के पीछे खींचना। फिर आ जाता है कमर्शियल बैंक क्रेडिट। शुरुआत में इन्होंने रूरल एरियाज में कुछ खासा रोल नहीं निभाया था, ऐसा कुछ बहुत अचीवमेंट नहीं था जैसे कोऑपरेटिव क्रेडिट या लैंड डेवलपमेंट बैंक्स का हुआ करता था। लेकिन जब नेशनलाइजेशन हुआ बैंक्स का 1969, उसके बाद इनका रोल निकल के आया और अधिक से अधिक ब्रांचेस जो थी इनकी रूरल एरियाज में ओपन होना चालू हुई और इन्होंने डायरेक्ट फाइनेंसेस देना चालू किए फार्मर्स को। इतना ही लिखना है जितना मैंने बोला।
अगर समझ गए हिंदी में तो अंग्रेजी में उल्टी करना है बस, उसके अलावा कुछ नहीं। फिर भी मैं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारी स्माइल मुझे बहुत प्यारी है, एक बार और बोलूंगा। ये जो कमर्शियल बैंक्स थे, कमर्शियल बैंक क्रेडिट मतलब जो कमर्शियल बैंक उधारी देते हैं, ये शुरुआत में कोई मेजर रोल प्ले नहीं करते थे, इनका कोई ऐसा खासा काम नहीं था। लेकिन जब नेशनलाइजेशन हुआ 1969 में बैंक्स का, उसके बाद ब्रांचेस जो धड़ाधड़ रूरल एरियाज में खुलना चालू हुई हैं, उसके बाद से इन्हीं कमर्शियल बैंक्स ने डायरेक्ट फाइनेंसेस प्रोवाइड करना चालू कर दिए थे फार्मर्स को। फिर आ जाते हैं रीजनल रूरल बैंक्स पे भाई। ये जो रीजनल रूरल बैंक हैं, ये वहां पाए जाते थे, एक टाइम पर पाए जाते थे, इवन अभी भी कुछ जगहों पे पाए जाते हैं, जहां पे किसी तरह का कोई बैंकिंग सिस्टम नहीं है। नाउ प्लीज ध्यान देना, कहीं ना कहीं ये एमसीक्यू अगर तुम्हारा फंस जाता है तो बाबा जी ने बता दिया था पूरी पढ़ाई करवाते हुए कि रीजनल रूरल बैंक्स जो थे वो लिमिटेड नहीं थे सिर्फ एग्रीकल्चर तक। वैसे तो कोई भी लिमिटेड नहीं था, लेकिन स्पेसिफिकेशन इन भाई साहब का दिया हुआ है। दे वर नॉट जस्ट लिमिटेड टू एग्रीकल्चर और फार्मर्स, आर्टिशियंस हो गए या किसी और तरह के एम्प्लॉयमेंट में अगर कोई है और उसको कहीं फाइनेंस की जरूरत है या क्रेडिट की जरूरत है, उधारी की जरूरत है, तो रीजनल रूरल बैंक्स वहां पे अवेलेबल थे। और मैं यहां तक एक चीज और क्लियर कर दूं, जो एग्रीकल्चरल लेबर्स भी थे, लेबरर्स भी थे, यानी जो खेत में सिर्फ काम करते थे, खेत उनका नहीं था, उन तक को रीजनल रूरल बैंक ने फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया। आर्टिशियंस को भी दिया, जैसा मैंने आपको बताया भी, या नहीं बताया तो मैंने अब बता दिया आपको। स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जो अपना एक छोटा बिजनेस खोलना चाहते हैं रूरल एरियाज में, उनको भी रीजनल रूरल बैंक्स ने ही सपोर्ट किया। फिर मैं भारत सरकार की तो क्या ही बात करूं, तो जो भारत सरकार किसानों को लोन देती है, उस लोन को कहा जाता है तकावी लोन। ये तकावी लोन जो है, ये डिस्ट्रेस के टाइम दिया जाता है, फ्लड फेमाइंस के टाइम फार्मर्स को दिया जाता है ये तकावी लोन। और इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है कई बार एज लो एज 6% तक जाता है। इतने कम इंटरेस्ट रेट पे भारत सरकार लोन दे देती है। फिर से बोल रहा हूं, तकावी कहलाता है ये लोन। और कई बार तो भारत सरकार अपने बजट टाइम पे माफ भी कर देती है जो किसानों को लोन दिया गया था। फिर मुझे सिर्फ बात करनी है नाबार्ड की और सेल्फ हेल्प ग्रुप की। ना मैंने ये गवर्नमेंट के बारे में सिर्फ इतना ही क्यों बताया, क्योंकि अगर आता भी है तो एमसीक्यू ही आएगा और तकावी पूछेंगे कि किससे एसोसिएटेड है इन सब में से, तो मैंने तुम्हें बता दिया है कि भैया वो भारत सरकार से है। नाउ टू मेजर प्लेयर्स इन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, एंड बिलीव मी, अगर बड़े क्वेश्चंस आते हैं 3-4 मार्क के आते हैं तो वो इसी से आएंगे। तो मेरा काम यहां पे ये बनता है कि मैं तुम्हें 3-4 पॉइंट तो बताऊं और यहीं पे याद करवा दूं ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। तो शुरू करते हैं भाई। चलो यार, तो मैं तुम्हें जो बड़े बड़े गॉड लेवल के लोग हैं उनके बारे में बातें बताना चालू करता हूं। सबसे पहले नाबार्ड। मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा एसेंस बताता हूं। रूरल क्रेडिट जो है मेरे भाइयों, रूरल क्रेडिट के लिए नाबार्ड डायरेक्टली बेसिकली काम नहीं करता, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो इनडायरेक्टली काम करता है। तो नाबार्ड का आखिर क्या रोल हुआ? नाबार्ड ने उठाया, अपने आप को बना लिया एपेक्स बैंक, मतलब फादर ऑफ एवरीवन। जैसे ही वो एपेक्स बैंक बना, उसने बाकी सारे जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि काम कर रहे हैं किसानों के विकास के लिए और जो रूरल एरियाज में बाकी लोग रह रहे हैं उनके विकास के लिए, उनको कहीं ना कहीं लिंक कर लिया और एक तरीके से मॉनिटर करने लगा कि जो वो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं क्या वो वाकई में सही से काम कर रहे हैं या नहीं। और फिर अपन ने पढ़ा ना, कोऑपरेटिव बैंक है, कमर्शियल बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, इनको स्ट्रेंथन करने का काम नाबार्ड का ही है। उनको मॉनिटर करना, उनको चेक करना कि भैया उनकी हेल्थ कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है, बढ़िया चल तो रहे हैं कि नहीं, कि पैसा वैसा है कि नहीं, कि गया गायब हो गया। ये सब कौन चेक करेगा? हमारा नाबार्ड। सीधी सीधी बात है, मॉनिटर करने का काम है नाबार्ड का। एपेक्स इंस्टीट्यूशन जैसे, एपेक्स बैंक जैसे गॉडली लेवल चीज हो गई नाबार्ड हमारी, जो कि ध्यान रख रही है कि जितने भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है जो मैंने तुम्हें बताए थे इससे पहले, उन सब पे नजर रखी जाए, उन सबको प्रमोट किया जाए, अवेयर किया जाए लोगों को कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और यहां से आप चाहें तो क्रेडिट अवेल कर सकते हैं अगर आप रूरल एरिया में रह रहे हैं तो। इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि यही काम है। आ जाते हैं असिस्टेंस टू नॉन फार्मिंग सेक्टर्स, यानी ऐसे काफी सारे सेक्टर्स हैं। जैसे नॉन फार्मिंग सेक्टर्स की बात की जाए तो आर्टिशियंस हमारे हो गए, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स में तुमसे बात कर चुका था, उनको भी कहीं ना कहीं हेल्प और नॉलेज की जरूरत है कि फाइनेंस कैसे, कहां से उठाया जा सकता है और किस किस डायरेक्शन में यूज किया जाता है। यह भी नाबार्ड असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। फिर आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट भाई साहब पे जो कि काफ़ी फेमस हैं, और वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये क्या करते हैं? कोऑपरेटिव जैसे ही है, लेकिन ये बेसिकली लोगों ने क्या किया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रखे हैं, छोटे छोटे ग्रुप बना रखे हैं। जितनी भी महिलाएं होती हैं, जनरली महिलाओं का काम इसमें है, क्योंकि महिलाएं यहाँ पे क्या करती हैं, जो भी घर पे वो थोड़ा बहुत पैसा भी सेव करती है वो यहाँ पे इकट्ठा करने लगती है
और वो एक दूसरे की मदद करती हैं। जिसके पास भी सेविंग्स हैं वो उनको दे सकते हैं, जिनको अभी पैसे की जरूरत है विद स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, और जो भी जिस तरह से भी उन्हें देना है। यहां पे इसलिए उन्हें बोला गया सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्योंकि आप एक दूसरे की मदद कर रहे हो। लिंकेजेस प्रोग्राम फॉर माइक्रो फाइनेंस। नाउ दीज आर लिंकेजेस प्रोग्राम। अगर आपको माइक्रो बहुत ही मीडियोकर लेवल पे चाहिए फाइनेंस, बहुत ही छोटे लेवल पे चाहिए, स्मॉल अमाउंट में चाहिए, तो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत काम में आते हैं। और इनका फिगर तब पता चलता है जब मार्च 2012 तक 43 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंक किए जाते चुके थे क्रेडिट फैसिलिटी के लिए। मतलब ये वो एक्टिव सेल्फ हेल्प ग्रुप थे जो एक दूसरे की मदद कर रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे चीजें, और एक दूसरे को पैसे के थ्रू हेल्प कर रहे थे बाय द वे ऑफ सेविंग्स थ्रू डिफरेंट हाउसहोल्ड्स। क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ रूरल बैंकिंग, ये एक तरह से तारीफ है जो तुम्हारी मम्मी करती है, जिसमें हमेशा आगे लेकिन जुड़ा होता है कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा है लेकिन बस घर के काम नहीं करता, हमारा बच्चा बहुत अच्छा है लेकिन पढ़ाई नहीं करता, हमारा बच्चा होशियार बहुत है लेकिन पता नहीं एग्जाम में जाके क्या कर देता है। यही क्रिटिकल अप्रेजल है रूरल बैंकिंग का। जैसे बैंकिंग ने अपना रोल निभाया, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बैंकिंग से हमें फायदा नहीं हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते थे, या जो प्रॉब्लम्स थी जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते थे, जो रूरल बैंकिंग ने अभी के टाइम पे फेस किया, आज तक इवन फेस करते आ रहे हैं। पहला पॉइंट आता है इनसफिशिएंसी। मानते हैं रूरल बैंकिंग एग्जिस्ट करती है, मानते हैं इनका एक बहुत बड़ा रोल भी है, बट एट द सेम टाइम जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो ये है कि ये रूरल बैंकिंग हर एक रिमोट एरिया तक नहीं पहुंची है। कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन जैसी जब बेसिक नेसेसिटीज नहीं पहुंची है तो रूरल बैंकिंग तो बहुत दूर की कौड़ी है। और इनसफिशिएंसी इस बात से भी रिफ्लेक्ट होती है कि जितनी डिमांड है, जितनी नीड है रूरल एरियाज में क्रेडिट की, उतना फाइनेंस तो अवेलेबल ही नहीं है। इसी से सेकेंड पॉइंट भी बनता है इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज थे उनका कवरेज भी इनएडिक्वेट था। इनएडिक्वेट मतलब होने का यह हुआ जब जहां पे जितने सोर्सेस की जरूरत है या इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग सिस्टम्स होने चाहिए या इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, पता नहीं मैं क्या कह रहा था, जो इंस्टीट्यूशंस है वो होने चाहिए या इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो होने चाहिए, जितनी जगहों पे वो थे ही नहीं। कहीं पे 1 है, रिक्वायरमेंट 10 की है, कहीं पे 10 है, रिक्वायरमेंट 50 की है। इस तरह की प्रॉब्लम फेस की है हमारे बैंकिंग सिस्टम ने, क्योंकि फाइनेंस एक ऐसी नेसेसिटी है हमारे भारत जैसे डेवलपिंग नेशन में कि अर्बन एरियाज में ही हैवी डिमांड है, तो सोचो रूरल एरियाज में तो क्या हालात हो रहे होंगे, जहां पे ऑलरेडी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज चल रहे हैं, यानी हमारे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज चल रहे हैं, वहां पे तो कितनी हैवी डिमांड होगी, क्योंकि उन सब चीजों को, प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है। लेकिन उतने इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ओपन अप होना भी तो जरूरी थे, जो कि अगेन बैंकिंग सेक्टर में एक फेलियर बन के आया। इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शंस, यानी फार्मर्स या जो भी स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स थे, जब वो पहुंचे बैंक से लोन उठाने के लिए, एक बात समझ लेते हैं, तो बैंक ने जो फार्मर्स पर्पस बता रहे थे, हर एक उस पर्पस के लिए फाइनेंस को सैंक्शन करना ठीक समझा ही नहीं। हां, कुछ चीजों के लिए फाइनेंस सैंक्शन हो जाता तो फार्मर्स ने क्या चालाकी चली, उस नाम से लोन लेना या उठाना चालू कर दिया जिस नाम से सैंक्शन उन्हें मिल जाता था, और फिर वो उसी पर्पस के लिए यूज करते थे जिनके लिए उन्हें ठीक लगता था। अब इलिटरेसी का भी यहां बहुत बड़ा रोल था कि फार्मर्स को कौन समझाए कि ऐसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन फार्मर्स कर रहे थे। अब वही हो रहा था कि वो डेट में चले जाते, क्योंकि वो मतलब एब्सर्ड चीजों के लिए, एब्सर्ड तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ उन चीजों के लिए यूज कर रहे थे जिसके लिए आपने फाइनेंस लिया भी नहीं था। और इसके कारण जब मिसयूज होने लगा तो एक्चुअल पर्पस तो डिफाई हो ही गया ना कि जिसके लिए लोन लिया गया था। फोर्थ पॉइंट इसी से आया, लेस अटेंशन टू पुअर एंड मार्जिनल फार्मर्स। जैसा मैं बता रहा था कि इलिटरेसी जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे भारत के लिए, और उसमें प्रॉब्लम भी यही हो रही थी कि अधिकतर जो फार्मर्स को लोन मिल रहा था बड़े अच्छे तरीके से, वो तो अच्छे थे, मतलब मीडियम स्केल फार्मर्स थे या लार्ज स्केल फार्मर्स थे, और उनको लोन आसानी से मिल क्यों रहा था, क्योंकि उनकी क्रेडिट वर्दिनेस अच्छी थी, मतलब उनका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड था वो काफी अच्छा था, तो इसलिए उनको लोन आसानी से मिल जाता। लेकिन जब बात की जाती कि स्मॉल फार्मर्स के साथ क्या हो रहा है या मार्जिनल फार्मर्स के साथ क्या हो रहा है, बेचारे वो बड़े परेशान थे, उनको इग्नोर कर दिया जाता था क्योंकि उनकी कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं थी फाइनेंस को लेके। तो जिसको लोन मिलना चाहिए, जिसको फाइनेंस मिलना चाहिए, एक्चुअल में उनको तो लोन या फाइनेंस मिल ही नहीं रहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम फिफ्थ पॉइंट लिखोगे, और याद रखना इसको बहुत प्यार मोहब्बत से एक्सप्लेन करना, जैसा बाबा जी बता रहे हैं वैसा मैं धीरे धीरे बोल देता हूं, तो मुझे पॉज कर देना और नोट कर लेना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी इन बैंक्स के साथ कि ये लोन रिकवर ही नहीं कर पा रहे थे, जिसे नाम दिया जाता है ग्रोइंग ओवरड्यूज। जो लोन लेकर जा रहे थे
वो रिफंड ही नहीं कर रहे थे या रिटर्न ही नहीं कर रहे थे या रीपे ही नहीं कर रहे थे इंस्टॉलमेंट्स। और ये बैंक्स को देते टाइम पता भी था कि फार्मर्स की जो रीपेइंग कैपेसिटी होगी वो बहुत पुअर है, लेकिन भारत सरकार की स्कीम है, चलाना है तो करना तो पड़ा, हमने लोन तो दिए। लेकिन फिर आगे चल के बैंक कॉशियस होने लगे और लोन कम से कम देने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने लोन दिया तो मे बी वो पैसा कभी वापस ही ना आए। और कई बार तो ये सिनेरियो भी देखा गया, जो मैं चाहता हूं कि तुम लिखो, दैट फार्मर्स इंटेंशनली रिफ्यूज टू रीपे द बैंक लोन्स। फार्मर्स ने खुद से ही सोच लिया और बोल दिया कि हमें नहीं रीपे करना है। नाउ गवर्नमेंट यहां पे बीच में अटक गई, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, तो भारत सरकार भी जबरदस्ती नहीं कर सकती थी फार्मर्स से, ये सिचुएशन जानते हुए कि ऑलरेडी जो फार्मर्स है वो कितनी ज्यादा तकलीफें झेल कर यहां तक आए हैं। तो आप उनसे सेठ साहूकारों जैसी जबरदस्ती कर भी नहीं सकते हैं, अदरवाइज आपकी गलत पिक्चर पोर्ट्रे हो जाएगी। और ये सब ने बैंकिंग सेक्टर का जो एक्चुअल इंपैक्ट था वो खत्म ही कर दिया। तो भैया इसके पार्ट 2 में मिलते हैं। मैं जल्दबाजी और हड़बड़ी नहीं करना चाहता था, मैं चाहता था थोड़ा सा ब्रेक तुम्हें दे दूं ताकि तुम भी थोड़ा कंफर्टेबल फील करो। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। याद कर लेना बाबा जी आने वाले, तैयारी से बैठना है। सो तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद। कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस।